हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर एक अभिनंदन कार्यक्रम काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया एडिनबरा और लॉर्ड मेयर ऑफ एडिनबरा मिस्टर डेविड विल्सन ने आयोजित किया, जिसमें शरीक होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ मैंने एक चीज़ नोटिस करी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस चीज़ पर, उस ऑब्जर्वेशन पर अमल कीजिएगा कि भारत का युवा वर्ग आखिर जा कहाँ रहा है। क्या हमारी सामाजिक सोच भारत को अपने ट्रू पोटेंशियल को रीच करने से रोक रही है? आखिर वो पैट्रियोटिक इंडियंस जो भारत में हैं और वो जो भारत के बाहर आकर पढ़ाई कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, उनमें क्या डिफरेंस है? उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको आज मेरी एक ऑब्जर्वेशन से देना चाहूँगा। तो 2016 में मैंने अपनी पीएचडी से इंटरप्शन ऑफ स्टडीज़ ब्रेक लिया था। 6 महीने का ब्रेक था और उस दौरान मैं कई सामाजिक व गैर सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा, सरकारी अफसरों से मैंने कांटेक्ट बनाए और अपने आइडियाज़ मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट किए, जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई। भारत का कल्चर को प्रमोट करने का मेरा मेन मकसद था। यूथ एम्पावरमेंट मेरा एक मेन मकसद था, जिसके लिए मैंने विशाल नाम से सेमिनार सीरीज़ भी चालू करी। चित्तौड़, मुंबई और पुणे को कवर करते हुए काफ़ी सक्सेसफुल रही। बट उन 6 महीने जो मैंने ऑब्ज़र्व किए, करीब 1.5 साल यूके में रहने के बाद, तो मैं आपको वो डिफरेंसेस और आज की जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी उनका एक कंक्लूसिव रिमार्क मैं आपको देना चाहता हूँ। और फिर मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर अमल करो। इस पर मुझे डिफरेंट फोरम्स पर, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर पर मुझसे डिस्कस करें और बताएं कि हो सकता है मैं सही हूँ या गलत हूँ। तो आप प्लीज़ मुझसे इस बारे में इंटरेक्ट करें। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि जब मैं इंडिया में था और मैं इन एनजीओ, सरकारी संस्थाओं से या सरकारी अफसर, गैर सरकारी अफसरों से या किसी भी एमिनेंट पर्सनालिटी से मिलता था, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता था कि माय नेम इज़ मोनीश सुरेश बोराना, जनरल सेक्रेटरी नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड अलमनाई यूनियन यूके। हिंदी में बोला जाए तो राष्ट्रीय भारतीय छात्र संघ यूके का महासचिव हूँ। और अधिकतर बार, मैं नहीं कहूँगा हर बार, अधिकतर बार मुझसे ये पूछा गया कि बोराना, अच्छा तो किस जाति में आते हो? बोराना, बोहरा कम्युनिटी से बिलोंग करते हो क्या? क्योंकि मैं दाढ़ी वगैरह रखता हूँ, विच इज़ फाइन इनफ, लाइक मैं उसे हंसी में ले रहा था। बट आज इस अभिनंदन समारोह में काफ़ी एमिनेंट पर्सनालिटी से मैं मिला। डायस्पोरा के रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग, बहुत सी एसोसिएशन के संस्थापक या अध्यक्षा, सचिव और डिफरेंट पोजीशंस पर वो कार्यरत थे और भारत के कल्चर को स्कॉटलैंड और यूके में प्रमोट करने के लिए कार्यरत थे, प्रयास कर रहे थे। इंडिया यूके के रिलेशंस को बेहतर करने के लिए वो काउंसिल जनरल या भारतीय दूतावास से संपर्क में थे और इसीलिए वो उस कार्यक्रम में थे कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, एसोसिएशन थी, वो एक प्लेटफॉर्म पर आ सके
और हैंड्स वो लोग ज्वाइन कर सके टू प्रमोट इंडिया फर्दर। तो वहाँ जब मेरा लोगों से इंटरेक्शन हुआ तो काइंड ऑफ मेरा इंट्रोडक्शन सेम रहता था, मोनिश सुरेश बोराना, जनरल सेक्रेटरी नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स यूनियन एंड यूके। बट द फर्स्ट क्वेश्चन वोंट बी कि तुम कहाँ से हो। अच्छा, तुम इस यूनियन से हो, इस एसोसिएशन से हो, व्हाट डज इट डू, इसका विजन क्या है, इसकी पास्ट एक्टिविटीज़ क्या है, ये किन किन एसोसिएशन से ऑलरेडी कनेक्टेड है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर affiliated to you or how many Indian societies are affiliated to you। आप और मेरे अगर पर्सनल लेवल पे मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा भी जाता था विच वाज आप यूके में क्या कर रहे हैं, एंड देन आई यूज्ड टू से आई एम ए PhD स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, दैट्स इट। इसके आगे एक आध बार मुझसे पूछा गया कि किस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, जिन्हें विज्ञान में रुचि थी या जिन्हें थोड़ा टेक्नोलॉजी का ज्ञान था, बट दैट्स इट। तो मेरे इंट्रोडक्शन भारत में देने के बाद जिस तरह का प्रश्न मुझसे पूछा जाता था, वही इंट्रोडक्शन यूके में भारतीयों को ही, जो भारतीय भारत में भारत से अब्रॉड है बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए, उन्हीं को जब मैं देता हूँ तो उनके प्रश्न अलग होते हैं। तो चूँकि मैं विज्ञान बैकग्राउंड से हूँ, साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो एक इनर इंस्टिंक्ट है कि मैं ऑब्जर्व करूँ और उस पर लॉजिकली थिंक करते हुए कुछ कंक्लूजन पे आऊँ। तो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब हम भारत में हैं तो हम बहुत राष्ट्रभक्त हैं, पैट्रियोटिक हैं, नेशनलिस्ट हैं, बट there's a but ये कि हम जातिवाद, धर्म, क्षेत्रवाद, भाषा और अनेक ऐसे दायरे हैं जिनमें हम बंधे हुए हैं, जिनसे हम लोगों में भेदभाव अभी भी करते हैं। 21वीं सदी में भी हम अनेकता में एकता की जो भारत की सीख है उसे प्रॉपरली समझ नहीं पाए। हमारी अनेकता में एकता की विशेषता ये होनी चाहिए कि हम हमारी अनेकता को सेलिब्रेट करें। और आज बहुत दुख होता है जब न्यूज़ में पढ़ते हैं कि यही अनेकता धर्म पर हो या जाति पर हो या भाषा पर हो या क्षेत्र पर हो, हमें हमारे युवा वर्ग को विभाजित करने का कार्य कर रही है। कई दंगे हो रहे हैं। इस अभिनंदन कार्यक्रम में जाने से ठीक 1 घंटा पहले मेरा फेसबुक पर कुछ युवाओं से चर्चा हो रही थी और विभिन्न धर्मों में विभिन्न चीज़ों को लेकर अलग अलग बात कही गई है। तो हो सकता है कि आप जिस धर्म को माने वो कुछ चीज़ बोले और दूसरा धर्म कुछ और बोले, तो जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उन्हें लगता है कि नहीं यही सही है। तो ऑब्वियसली देर वहाँ ओपिनियन, वहाँ डिफरेंसेस आते हैं। मैं उन लोगों को, जो युवा लोग जो डिस्कशन फोरम में थे, उन्हें ये बोल रहा था कि अगर डिफरेंसेस आते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी कुछ है, मेरी अपब्रिंगिंग कुछ है, तो डिफरेंसेस आने ऑब्वियस है। एज एन एजुकेटेड पर्सन व्हाट आई वाज टेलिंग, जो मैं उन्हें बोल रहा था वो ये कि आप बैठकर थ्रू डायलॉग्स वो डिफरेंसेस क्लियर करें, आप अपना सेंटिमेंट उन्हें बताएं, उनके पॉइंट्स सुनें, जहां आपको लगता है कि समथिंग इज हिंडरिंग देम टू एक्सेप्ट योर सेंटिमेंट्स, तो वो बैरियर को, उस पिटफॉल को, उस
वो जो भी प्रॉब्लम है आप उसका सॉल्यूशन लेकर आए, उन्हें अल्टरनेटिव प्रोवाइड करें। और हम भारतीय इतने इमोशनल है कि अगर आपने अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया विच इज़ अ वायबल सॉल्यूशन, तो हम सामने वाले के इमोशंस को पूरी तरह समझेंगे। ये मेरा पॉइंट था कि डायलॉग शुड बी द बेस्ट solution in when there are issues which are religion based or caste based or whichever way they are, but उनमें से कुछ एजुकेटेड पर्सन्स जो लॉयर हैं या डॉक्टर हैं या बैंकर हैं या इंजीनियर हैं, वो लोग के जो कमेंट्स हैं उससे दिल बहुत हर्ट हुआ था मेरा, बहुत आहत मुझे हुई, क्योंकि वो लोग मरने मारने की बात कर रहे थे। आज अगर पढ़ा लिखा युवा ओछी राजनीति या समाज या धर्म की भाषा को ना समझते हुए इस तरह की भाषा का प्रयोग करें, तो हमारी शिक्षा कहीं ना कहीं फेल हुई है। हम एजुकेटेड इलिटरेट मैं उन्हें कहूँगा। और यही चीज़ अगर हम विदेश में देखें तो जैसा मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया, यहाँ कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई लैंग्वेज किसी का बैरियर नहीं है। यहाँ मकसद है इंडिया फर्स्ट। हर कोई किसी और से क्यों जुड़ना चाहता है? क्योंकि वो भारत की तरक्की देखना चाहता है, भारत को डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है। उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो भले ही देश के बाहर है, वो देश में देश की जो नीतियाँ हैं, क्लीन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, उसमें कैसे योगदान दे सकता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि एक भारतीय भारत के बाहर जाने के बाद भारतीय मूल्यों को, भारतीय सीख को, वासुदेव कुटुंबकम हुआ या अनेकता में एकता की बात हुई या सत्यमेव जयते की बात हुई, उसको अधिक तवज्जो देता है, उसको अधिक ढंग से समझता है। और वहीं जो भारतीय भारत में रह रहे हैं, जो भारतीय युवा वर्ग है, जो शिक्षित भी है, चलिए अगर ये बात होती कि आप शिक्षा से वंचित रह गए हैं और आप इस तरह की बात करें, तो आपको ये समझा जा सकता था कि आपको हम ये एक सिस्टम का फेलियर होता है कि आपको शिक्षा नहीं दे पाए, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। बट अगर आप शिक्षित होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि भारत का युवा आज मार्ग भटक गया है। मोदी जी भारत में या भारत के बाहर जो भी प्लेटफॉर्म उन्हें मिलता है, हर जगह यही कहते हैं कि भारत के पास एक बहुत बड़ी शक्ति है। भारत की 60% जो जनसंख्या है वो युवा है, और इसीलिए हम लोग चीन और अमेरिका और यूरोप के अन्य विकसित राष्ट्रों को पीछे छोड़ते हुए एक उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां दुनिया हमें सलाम करेगा। पर भारत में बेरोजगारी, सामाजिक कुरीतियाँ, डेवलपमेंट, इन पर बात ना होकर बात होती है क्षेत्रवाद, धर्म। मेरे ये समझ में नहीं आता है कि बाल विवाह में एक भारत की एक बेटी की लाइफ स्पॉइल कर दी जाती है। वो वहाँ के युवा लीडरों के लिए मुद्दा नहीं है, उनका मुद्दा है गाय या फिर मंदिर या फिर रिजर्वेशन। आप मुझे एक बात बताइए
आपने कहीं विश्व में देखा है कि एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक बहुत बड़ा हिस्सा जनसंख्या का अपने आप को पिछड़ा बताने के लिए इतना अग्रसर हो? दुनिया में आप साउथ अफ्रीका ले लीजिए, आप अमेरिका ले लीजिए, वहाँ पर जो 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 वर्ग सदियों से पिछड़ा रहा है, जो द ब्लैक कम्युनिटी, वो अपने आप को आगे लाने के लिए मेहनत कर रही है। उनकी थिंकिंग है कि वी हैव टू शो कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हमारी कम्युनिटीज़ बैकवर्ड लेबल लगाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। प्रोटेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. आई एम नॉट अगेंस्ट दैट. रिजर्वेशन हैज़ बीन गिवन बाय Constitution. I am not against that. So please don't take it otherwise. What I am saying, you are wasting your youth power, your youth potential on petty issues. If you have a potential, आप उसको रियलाइज कर सकते हैं. आपको पुश की ज़रूरत नहीं है. आपको भगवान ने वो क्षमता प्रदान करी है कि आप आगे बढ़ें. कुछ मुद्दे युवा राष्ट्र होते हुए हमारी सूची में ऊपर होने चाहिए. डेवलपमेंट जिसमें सबसे ऊपर है. बट अमूमन न्यूज़ के माध्यम से हम ये देखते हैं, और ये देखकर बहुत दुख होता है कि आज भी युवा उसी अच्छी राजनीति में के कारण विभाजित हो रहा है, होता जा रहा है. और ये अभी एक बहुत सही समय है हमें रियलाइज़ करने का कि हमारा ट्रू पोटेंशियल एकता में है. अगर हम एक साथ खड़े हो जाए तो हम 1 बिलियन के ऊपर पॉपुलेशन है हमारी. हम इतनी बड़ी जनसंख्या है कि अगर हम एक साथ खड़े हैं तो विश्व की 1/6 पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. एक बहुत बड़ी फोर्स है हम. और डिवाइड एंड रूल जो पहले ब्रिटिशर्स करते थे, अब पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, अगर हम उसमें फंस गए तो भारत अपने विकसित राष्ट्र होने के सपने को पूरा नहीं कर पाएगा. और पूरा कर भी लिया, जीडीपी या किसी भी तरह से जो क्राइटेरिया यूएन ने फिक्स किया है पूरा कर भी लिया, तो भी जो अमीर और गरीब के बीच का गैप है हम वो वाइड ही करेंगे, हम उसको शॉर्टन नहीं कर पाएंगे. तो मेरी ये जो ऑब्जर्वेशन थी मैं आपके समझ सकता हूँ, और आपसे विनती करता हूँ कि आप इस पर अमल करें. और देश के युवा से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि समाज की कुरीतियों के अगेंस्ट खड़े हो. जो राजनीति आपको डिवाइड एंड रूल के कारण बांट रही है उससे विभाजित ना हो. ब्रेव और वन यूनाइटेड फेस रखें. इंडिया फर्स्ट आपका मोटो होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए. भारत की तरक्की के लिए काम करें. अपने स्वार्थ को पीछे रखते हुए आप अगर भारत को आगे रखेंगे तो करप्शन भी कम होगा और विकास ज़्यादा होगा. हम विवेकानंद, अंबेडकर, गांधी, इन सब की सीख भूलते जा रहे हैं. तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि वासुदेव कुटुंबकम भारत की सीख है. सबको अपनाएं, अंगीकरण दृष्टिकोण रखें. सहिष्णुता भारत की वैल्यूज़ नहीं है. असहिष्णुता भारत की वैल्यूज़ है. अंगीकरण, एक्सेप्टेंस. आप उस वैल्यू पर आएँ, उस वैल्यू को एक्सेप्ट करें
उस वैल्यू को अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और जैसा कि मैंने कहा, ब्रेव वन यूनाइटेड फोर्स बने, ताकि भारत डेवलप्ड नेशन के रूप में एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ डेवलप्ड नेशन बने, जहां पुअर भी उस ग्रोथ का पार्ट हो। बहुत पीटी इश्यूज पर हम आज लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, काट रहे हैं। आई एम सॉरी, बट प्रायोरिटाइज करें कि आप देश को 20 साल बाद, 100 साल बाद कहाँ देखना चाहते हैं। आप ना रहें, आपके आने वाली जनरेशन ये देखकर खुश हो कि आपने आज देश के लिए क्या किया, आपके योगदान से देश कहाँ पहुँच गया। आज ट्रम्प या अमेरिकन्स बोलते हैं कि वी आर द बेस्ट। No doubt they are world leader right now. But India has the potential to overpass China, US by 2030 or 35. उस पोटेंशियल को रियलाइज़ करें। आप पर, मुझ पर, जो भारत के युवा वर्ग हैं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा देश, सब आंखें टिका कर रखा हुआ है। और अगर हम विभाजित रहें तो आई एम सॉरी, हम हमारे पोटेंशियल पर नहीं पहुंच पाएंगे। हम अपनी क्षमता के साथ पूरा जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। अगर हमें हमारी क्षमता का प्रॉपर जस्टिफिकेशन करना है तो हमें एक होना होगा, हमें हमारे मुद्दों को प्रायोरिटाइज करना होगा, डायलॉग के थ्रू सॉल्यूशंस निकालने होंगे, चेंज मेकर बनना होगा, जहां हम प्रॉब्लम्स ना बताएं, हम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को भी लेकर आएँ। और जैसा कि हम इंडियंस इंडिया के बाहर जाने की बात करते हैं कि हम इंडिया को फर्स्ट रखते हैं, इंडिया का विकास हमारा मेन मोटो हो जाता है, वैसा हम भारत में रहते हुए भी करें तो मुझे यकीन है कि इंडिया वुड बी ग्रेट अगेन। हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे, पर उसके लिए हमें खुद को अपनी वैल्यूज़ ठीक ढंग से सीखनी होगी। विश्व गुरु बनने से पहले हमें खुद भारतीय वैल्यूज़ की शिक्षा की ज़रूरत है, और इसीलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।